नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 5 हेरिडिटी एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसके पहले के सभी चैप्टर्स को क्रमशः सीरियल नंबर से पूरा कंप्लीट टॉपिक कवर करते हुए शुरू से चैप्टर 5 इसके पहले तक हम सारे यूट्यूब लेक्चर क्रमशः डाल चुके हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। इसके पहले हम लोग इसी चैप्टर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस को समझ चुके हैं और मेंडल के 3 नियम, प्रभाविता का नियम और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ चुके हैं। प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ चुके हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि मेंडलवाद से विचलन कैसे हो जाता है। मेंडलवाद की अपवाद जिसे बोलते हैं, जो मेंडल ने बताया था, उसके अलावा भी कुछ परिणाम बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म। इसमें पहला है अपूर्ण प्रभाविता, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा है सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। इसके साथ ही एक और उनको पढ़ना है पॉलीजीनी इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति। पहले पढ़ लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाव मेंडल साहब ने क्या कहा था कि यदि हम लोग लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प वाले पौधे से कराएंगे तो पहली पीढ़ी जो हमको मिलेगी उसमें पुष्प लाल ही होंगे, क्योंकि लाल क्या है, प्रभावी है। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में जो हमको मिलेगा वो प्रभावी लक्षण होगा। तो उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कुछ और प्रयोग करके देखे तो उन्होंने किस पे करके देखा, मिराबिलस जैलापा, उसी को फोरोब्लॉक प्लांट भी बोलते हैं, उसी को एंटीराइनम भी बोलते हैं, उसी को स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं। उन्होंने इसमें क्या देखा कि क्या हो जाता है बच्चों, लाल और सफेद पुष्प नहीं मिलते हैं। जब लाल और सफेद पुष्प में क्रॉस कराया जाता है तो एक तीसरा ही कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, वो है गुलाबी पुष्प का। देखिए मैंने बनाने का प्रयास किया ताकि आपको चित्र से ही समझ में आ जाए। गुलाबी पुष्प बन जाते हैं, ना लाल बनते हैं ना सफेद बनते हैं। कौन से बन जाते हैं, गुलाबी। तो इसको उन्होंने क्या कहा, इसको उन्होंने कहा अपूर्ण प्रभाविता, मतलब लाल रंग सफेद रंग को पूरी तरह से प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ऐसा ही एक और उदाहरण, दूसरा अपवाद है सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। इसमें उन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या किया, गाय आप लोगों ने देखा है काले रंग की भी होती है, सफेद की भी होती है, श्यामा गाय भी होती है और ब्राउन कलर की भी होती है, चितकबरी भी होती है। तो वो कैसे होती है, उन्होंने एक गाय कैसी ली, काले रंग की ली, और एक गाय कैसे रंग की ली, सफेद रंग की ली। श्यामा गाय का उन्होंने किससे क्रॉस कराया, सफेद वाली गाय से कराया। तो उन्होंने कहा कि मेंडल के अनुसार हमें जो पहली पीढ़ी मिली थी वो कैसी मिली थी, या तो हमको कैसी मिली थी, श्यामा कलर की मिली थी या फिर सफेद कलर की मिली थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा ना तो श्यामा कलर की मिली ना और सफेद कलर की मिली, एक नया प्रकार का स्किन का कलर आया। उन्होंने देखा कि जो गाय बनी वो कैसी थी, सफेद रंग की थी और उसमें चितकबरे रंग के, काले रंग के धब्बे थे, मतलब चितकबरी या रोयन गाय मिली, जिसमें सफेद गाय होते हुए उसमें काले रंग के धब्बे थे। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, इसे बोलते हैं कोडोमिनेंस। उन्होंने कहा कि काला रंग और सफेद रंग दोनों समान रूप से प्रभावी रहे, इसीलिए इसको बोलते हैं सह प्रभाविता। ऐसा नहीं हुआ कि इसने इसको ढक लिया और केवल काला आया, या ये भी नहीं हुआ कि अप्रभावी लक्षण केवल आ गया हो, और ये भी नहीं हुआ कि काला और सफेद ने मिलकर कोई नया कलर, ग्रे कलर बना दिया, स्लेटी कलर बना दिया। नहीं, सहप्रभाविता में दोनों लक्षण समान रूप से प्रभावी होके दिखे, और यही अंतर है सहप्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता में। सहप्रभाविता में दोनों समान रूप से लक्षण प्रकट होते हैं पहली पीढ़ी में, जबकि अपूर्ण प्रभाविता में दोनों के लक्षण आपस में मिलकर नया लक्षण प्रकट करते हैं, जिसे बोलते हैं गुलाबी लक्षण। आइए आगे हम एक और इसमें समझ लेते हैं बहुजीनी वंशागति या पॉलीजीन इनहेरिटेंस। देखिए हमारे में ब्लड, हमारे जो रक्त होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, लाल रक्त कणिका, उनकी कोशिका झिल्ली में एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है। वो जीन क्या होता है, आई जीन होता है, और उस आई एलील या जीन, एलील भी बोलते हैं, उसको 3 रूपों में पाया जाता है, आई ए, आई बी
और आई आई। ये 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है आई के ऊपर। इन शर्कराओं के आधार पर ही हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। देखिए हम मान लीजिए ये वाला स्टडी करते हैं, तो मैडम वैज्ञानिकों ने देखा कि यदि मान लीजिए जनक ए और जनक बी, इसमें से एक माँ है और एक पिता है, तो जनक ए के जो ब्लड है उसकी लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका भित्ति में आई जीन के ऊपर कौन सी शर्करा पाई जा रही है? ए। ये शर्कराएं हैं, शर्करा ए, बी और आई, 3 प्रकार की। तो उन्होंने कहा इसमें ए शर्करा पाई जाती है, इसमें बी, और इसमें कोई शर्करा नहीं पाई जाती, इसलिए उसे छोटे आई से दर्शाते हैं। तो उन्होंने कहा आई ए शर्करा जनक ए में पाई जा रही है, और जो जनक बी है जो पिता है उसमें भी कौन सी शर्करा है? ए है। तो इसका बच्चे का जो जीनोटाइप क्या होगा? माँ से मिला आई ए और पिता से मिला आई ए। तो बच्चे का जो रुधिर वर्ग होगा वो दोनों में ए और ए होने के कारण बच्चे का रुधिर वर्ग क्या होगा? ए। इसी प्रकार उन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए माँ का रुधिर वर्ग आई ए है, मतलब शर्करा ए है, पिता में क्या है? शर्करा बी है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? आई ए आई बी। तो बच्चे का रुधिर वर्ग होगा ए बी। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए तीसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, माँ के पास शर्करा ए है और पिता के पास कोई नहीं है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? आई ए केवल होगा और उसका संतति का रुधिर वर्ग ए होगा, क्योंकि इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है? इसमें लागू हो रहा है नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस के प्रभाविता का, जिसके कारण आई कैपिटल ए स्मॉल आई पर पूरी तरह से प्रभावी होता है और उसको प्रकट नहीं होने देता है, इसलिए संतति का रुधिर वर्ग केवल ए ही है। ठीक है। ये कौन सा है? प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लागू हो रहा है सह प्रभाविता, और यहाँ पर प्रभाविता। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से देखते जाएंगे, मान लीजिए माँ का बी है, पिता में बी है, तो जीनोटाइप आई भी होगा, अच्छा बच्चे का रक्त समूह बी भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए माँ का रक्त समूह में कौन सी शर्करा बी है, पिता में ए है, तो बच्चे का जीनोटाइप होगा आई ए आई बी, तो रक्त समूह ए बी होगा, क्योंकि दोनों। इसी तरह से ऐसे कॉम्बिनेशन आप देखते जाएंगे। लास्ट कॉम्बिनेशन में आइए, मान लीजिए माँ के रक्त समूह में कोई शर्करा नहीं है और पिता के रक्त समूह में भी शर्करा नहीं, एलील है, आई एलील है, लेकिन उसमें शर्करा कौन सी है? आई, स्मॉल आई। जब स्मॉल आई माँ और पिता दोनों में होती है तो बच्चे का रक्त समूह ओ होता है, ना ये प्रभावी ना ये प्रभावी, तो बच्चे का रक्त समूह ओ होगा। और आपको ये भी पता है ओ को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक दाता, क्योंकि उसके रक्त समूह में शर्करा ए और बी नहीं पाई जाती, इसलिए वो किसी को भी रक्त दे देता है, उसके रक्त में कोई एंटीजन नहीं होने के कारण उसका रक्त किसी पर रिएक्शन नहीं करता है। इसी प्रकार रक्त समूह ए और बी है सार्वत्रिक ग्राह्य, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, दिस इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि उसके रक्त समूह में एंटीजन ए भी पाया जा रहा है, बी भी पाया जा रहा है। शर्करा ए और बी दोनों होने के कारण उसको किसी भी ब्लड ग्रुप का अगर रक्त दिया जाता है तो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें एगुलेटेशन नहीं होता, मतलब प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन है। समझ में आया? आइए इसके साथ हम एक तो और पढ़ लेते हैं, एक लिंग निर्धारण, इसी का अगला टॉपिक है लिंग निर्धारण। आइए इसको भी देख लेते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण का देखिए, फीमेल्स में हम लोगों में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46 में को गुणसूत्र को कैसे लिखा जाता है? 44 प्लस ए बी, 44 प्लस एक्स और एक्स वाई। अगर एक्स है तो क्या होगा? वो फीमेल होगी, एक्स वाई होगा तो क्या होगा? वो मेल। ऐसे ही लिखा जाता है। तो टोटल गुणसूत्र क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। अब ये एक्स जो गुणसूत्र होता है इसे बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। एक्स या फिर एक्स वाई क्या है? सेक्स क्रोमोसोम या फिर लिंग गुणसूत्र है। अब क्या होता है बच्चों, जब बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटरमिनेशन कैसा होता है? देख लीजिए, देखिए मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, ये फीमेल है और ये है मेल। ह्यूमन बींग्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग। तो मान लीजिए ये फीमेल है, फीमेल को किससे दर्शाते हैं? ऐसे भी दर्शाते हैं, और मेल का सिंबल ये है।
ये फीमेल है और ये मेल है। अब ऐसा इसका मतलब होता है इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ। मान लीजिए कोई फीमेल है कोई मेल है, उनमें क्रॉस हुआ है ना। क्रॉस होने से संभावनाएं क्या क्या बनती है बच्चों, देखिए जब क्रॉस कराया जाता है तो संभावनाएं क्या क्या बनती है। इन जब फर्टिलाइजेशन होता है इन दोनों में से एक गैमेट आता है, इन दोनों में से एक जीन आता है, जीन है तो दोनों में से एक जीन आएगा तभी बच्चे का लिंग है। तो मान लीजिए हम लोग ऐसे देख लेते हैं, ये एक्स है और यहाँ से कौन सा आया फर्टिलाइजेशन में, ये आया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से क्या आया एक्स, यहाँ से क्या आया एक्स। तो ये क्या होगी की मतलब पुत्री। ठीक है, और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, यही वाला एक्स आ सकता है और ये वाला क्या आ सकता है, वाई आ सकता है। तो क्या होगा बच्चों, एक्स वाई आएगा तो ये क्या होगा, का मतलब पुत्र संतति है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, अब इसका इन दोनों से कराते हैं, ये यहाँ से आया ये यहाँ से आया, यहाँ से आया तो एक्स और यहाँ से आया तो फिर एक्स, तो ये भी क्या होगी, की होगी और ये क्या होगी, पुत्री होगी। ऐसे ही ऐसा हो सकता है बच्चों, यहाँ से एक्स आया और यहाँ से वाई, एक्स वाई, तो ये क्या होगा, का होगा और पुत्र। मतलब आप देख रहे हैं दो पुत्री होने की संभावना है और दो पुत्र, मतलब बच्चा जन्म लेगा उसका रेशो हमेशा 50-50% ही रहता है। समझ में आ रहा है। तो इसमें से जो भी एट द फर्टिलाइजेशन इन दोनों में से जो भी जीन से जाता है उसी के अनुसार बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। और इससे आप स्पष्ट समझ रहे हैं ये मेल है और ये फीमेल है, तो आप क्लियर कट समझ में आ रहा है आपको कि बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो मेल के क्रोमोसोम से होता है, ना कि फीमेल से। ये मिथ्या है हम लोगों में कि फीमेल से रेस्पॉन्सिबल रहती है चाइल्ड के पुत्र या पुत्री होने के लिए, तो ये मेल्स के द्वारा डिटरमाइन। थैंक यू।